फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है BPSC 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र की यूनिट 2 दार्शनिक आधार। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 दार्शनिक आधार, जिसमें हम जानेंगे उद्देश्य, प्रस्तावना, वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि, भारत की संविधान सभा का दर्शन, संविधान सभा और शैक्षणिक बहस और सारांश के बारे में। चलिए सबसे पहले हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। इसके उद्देश्य में हमें बताया गया है कि भारत का संविधान क्या है। तो चलिए हम इसके उद्देश्य को देखते हैं और जानते हैं कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो भारत के लोगों के लिए भारत को एक जनतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का संकल्प लेता है। यहाँ सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, नस्ल, लिंग या जगह से संबंधित हो, सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प किया गया है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब हम आते हैं इस यूनिट की प्रस्तावना पर। इसकी प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिश के लिए कुछ रिपोर्ट तैयार की गई, जैसे कॉमनवेल्थ विधेयक 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, सप्रू रिपोर्ट 1945। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट क्या थी या इन रिपोर्ट में क्या लिखा गया या बताया गया था। तो ये इन रिपोर्टों में बताया गया था कि कैसे हमारे संविधान का ढांचा होगा और कैसे हम संविधान को बनाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया था। नेहरू रिपोर्ट में ये इशारा दिया गया था कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसे हम किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं, और नेहरू रिपोर्ट में लोगों के अधिकारों के बारे में भी लिखा गया था। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है, इस रिपोर्ट में जो प्रजातांत्रिक अधिकार थे वह कौन कौन से थे। तो इस रिपोर्ट में जो प्रजातांत्रिक अधिकार थे वो थे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने की स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय की समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार, और लास्ट मौलिक अधिकारों के न्यायोचित बनाने का अधिकार। इसमें हमें आगे बताया गया है कि मौलिक अधिकारों में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प तैयार किया, जिसे संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया। संविधान का जो मूल आधार था वह व्यक्ति, समुदायों और राज्यों के संबंधों के साथ साथ शासन और सरकार को संबंधों में भी देखने को मिला। आगे चलते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन होना और संघ, राज्य और स्थानीय शासन संस्थाओं में शक्तियों का बंटवारा होना इसी का एक उदाहरण है। संविधान के दार्शनिक आधार द्वारा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि। इसमें हमें बताया गया है कि समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और साथ ही
सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया। इसमें विभिन्न वैचारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक किताब लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, जिसका हिंदी नाम था भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। इसमें इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों का जीवन चरित्र लिखा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा के 4 सदस्यों का आधिपत्य था, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इन सभी ने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। B.N. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्हें पश्चिम के संविधान की परंपरा का पता था, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में सलाहकार की भूमिका निभाई। इसमें बताया गया है कि संविधान को संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। संविधान में लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति एवं समूह अधिकारों की संवैधानिक गणना, सार्वभौमिक मताधिकार, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, संवैधानिक अधिकारों आदि को शामिल किया गया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण न केवल वर्तमान अपितु भविष्य के विषयों को भी सोचते हुए किया। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में कहा, इनसे लोगों के मन में क्रांति पैदा कर दी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मुद्दे को नारों से बदलकर हकीकत में लाना चाहती थी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी जाना उससे हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या थी। चलिए अब हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। भारतीय संविधान की दार्शनिक पृष्ठभूमि का आधार संविधान सभा की बनावट के चरित्र को जाता है। यद्यपि इसमें कांग्रेस का वर्चस्व था, फिर भी इसमें विभिन्न जातियों, समूहों एवं राजनीतिक क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व था। उन्होंने जनतांत्रिक मूल्यों की वकालत की, जैसे गणराज्य शक्तियों का विभाजन, सीमाओं का बंटवारा, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों एवं कमज़ोर वर्गों का सम्मान। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है भारत की संविधान सभा का दर्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्शन क्या है। तो दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण, यानी कि देखने का नज़रिया। भारत की संविधान सभा ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को संविधान में जगह दी, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, न्याय और स्वतंत्रता आदि। अब हम जानेंगे कि भारत की संविधान सभा के दार्शनिक आधार क्या थे। तो भारत की संविधान सभा के दार्शनिक आधार निम्नलिखित हैं। पहला है संप्रभुता, दूसरा लोकतांत्रिक मूल्य, तीसरा आम सहमति से निर्णय लेना, चौथा समायोजन का सिद्धांत, पांचवा चयन और परिवर्तन की कला, छठा मूल अधिकार, सातवां धर्मनिरपेक्ष राज्य और आठवां समाजवाद, नौवां अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, 10वां है वयस्क मताधिकार। अब हम इन्हीं आधारों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संप्रभुता की। जब संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा था। भारत की संप्रभु बनाने के लिए महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च शक्ति को उन्हें लोगों में निहित की थी। केंद्र एवं राज्यों के सभी अंग तथा कार्य प्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करते हैं। दूसरा आधार देखते हैं, जो है लोकतांत्रिक मूल्य।
संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को भी बहुमूल्य माना था, क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्य देश को मजबूती प्रदान करते हैं तथा सभी लोगों की आवाज़ को समान महत्व देते हैं। इसमें तीसरा है आम सहमति से निर्णय लेना। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार आम सहमति की अवधारणा संविधान सभा में आम बात थी। नेतृत्व के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण थी कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आम सहमति से निर्णय ले, क्योंकि यह तार्किक एवं प्रभावी रास्ता माना जाता है। किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यह सिद्धांत भी भारतीय संविधान की रचना के लिए सबसे उपयुक्त था। सबसे अधिक आम सहमति शायद संघीय प्रावधान एवं भाषाई प्रावधानों में देखने को मिली। चौथा है समायोजन का सिद्धांत। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान निर्माण में भारत का मूल योगदान इसके समायोजन का सिद्धांत था, यानी जाहिर तौर पर असंगत अवधारणाओं में सामंजस्य करने की क्षमता। इसने संघीय और एकल व्यवस्था के बीच सामंजस्य बिठाया। राष्ट्रमंडल एवं रिपब्लिक सरकारों की सहायता के बीच सामंजस्य तथा मजबूत केंद्र सरकार के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के सामंजस्य की दुहाई देना। इसमें हमारा पांचवा पॉइंट है चयन एवं परिवर्तन की कला। संविधान सभा केवल अनुकरणात्मक नहीं थी, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं से लिए गए प्रावधानों को संविधान सभा ने भारतीय स्थिति के साथ अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए। चयन एवं परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ऑस्टिन के अनुसार संविधान में संशोधन की विधि थी। इसने संविधान को लचीला बनाया और राज्यों के अधिकारों की रक्षा की। किसी अन्य देश में संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश से अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ संघवाद और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था दोनों संविधान का आधार स्वरूप ही है। छठा है मूल अधिकार। विशेष रूप से वल्लभ भाई के कारण मूल अधिकारों को संविधान में न्यायोचित बनाया गया है और ये अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के जीवन का आधार माने जाते हैं। अधिकारों की वजह से सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इसमें हमारा सातवां पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो कि भारत के नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान सभा में कांग्रेस के एक वर्ग ने स्थापित किया था, जिसका मानना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। इसमें हमारा आठवां आधार है समाजवाद। वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण ही हमारे संविधान में समाजवाद के सिद्धांतों को जगह दी गई है। यह पहले कभी नहीं था जैसा कि वर्तमान संविधान में है। इसमें हमारा नौवां आधार है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। समायोजन के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान के समानांतर ही संविधान सभा ने समाज के अल्पसंख्यकों तबकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया था। संविधान सभा की 2 महिला सदस्यों ने इस सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें अमृत कौर और बेगम एजाज रसूल प्रमुख थी, जिन्होंने यह कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग भारत के आंतरिक भाग हैं, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसमें 10वां और आखिरी आधार है वयस्क मताधिकार। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को एकदम सही माना था। राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार का समर्थन किया था तथा सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया था। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की बारी आती है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन है
भारत के दार्शनिक आधार सिद्धांत क्या थे? इसका उत्तर है संविधान के दार्शनिक आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है, जैसे संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्य, आम सहमति में निर्णय, समायोजन का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वयस्क मताधिकार। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो है भारत की संविधान सभा और शैक्षिक विचार विमर्श। इसमें हम देखते हैं कि संविधान सभा पर आलोचकों का क्या कहना था। तो कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि यह सभा विशिष्ट लोगों की संस्था है, जिसमें आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी के साथ जयप्रकाश नारायण ने कहा, यह प्रतिबंधित और नियंत्रित सभा है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उपज थी और यह देश को स्वतंत्रता दिलाने में भी असमर्थ है। आगे चलकर चर्चिल कहते हैं, यह सभा केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और विंसेंट साइमन के लिए यह हिंदुओं की संस्था थी। इस तरह संविधान की प्रायः आलोचना ही की जाती रही, क्योंकि इसे अधिवक्ताओं का स्वर्ग कहा जाता था। अब हम इस यूनिट के सारांश को देखते हैं, जो हमें यह बताता है कि भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो बिना वर्ग, जाति, नस्ल तथा धर्म स्थान के आधार पर सभी के कल्याण के बारे में बात करता है। इसमें कई आधारभूत सिद्धांत भी हैं, जैसे लोकतंत्र, संप्रभुता, समायोजना, आम सहमति, समाजवाद एवं अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के अधिकार की बात की गई है। ये आधारभूत सिद्धांत भारतीय और पश्चिमी दार्शनिक परंपरा का मिश्रण है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।